नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे स्नातक के द्वितीय वर्ष की जो प्रथम इकाई थी वो पूर्ण हो चुकी है और आज हम द्वितीय इकाई का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लेने जा रहे हैं। द्वितीय इकाई में हमारी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा और साहित्यिक भाषा यानी रचनात्मक भाषा। 5 प्रकार की भाषा और साथ में देवनागरी लिपि यानी उससे संबंधित विशेषताएं, उसकी समस्याएं और उसका मानकीकरण का स्वरूप, उसके क्या चरण रहे मानकीकरण तक पहुंचने के, उन सभी की चर्चा हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है राजभाषा। सबसे पहले तो हम ये समझें कि राजभाषा है क्या, यानी राजकीय कामकाज की भाषा। अगर साधारण भाषा में कहें तो संविधान द्वारा स्वीकृत राजकीय कामकाज की भाषा, जिसमें राज्य सरकारें अपना पत्र व्यवहार करती है, अपना कामकाज करती है, अपने नियम आदेशों को चलाती है और अपने रजिस्ट्रों का संधारण भी वो जो है जिस भाषा में करती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय सन 1950 में उसके अध्याय 17 भाग 1 और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा संबंधी समस्त प्रावधान है। इसमें सबसे पहले जो 343 है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ से मतलब यहाँ केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों से, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए जो अंकों का रूप है वह अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अंतर्राष्ट्रीय यानी हिंदी में जो अंकों का रूप है ऐसा नहीं, जबकि इसकी जगह इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है अंकों का यही मान्य होगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और इसके साथ ही संविधान में एक और बात जोड़ी गई थी कि संघ उन प्रयोजनों के लिए जिनके लिए अंग्रेजी का प्रयोग करती है आगे 15 वर्षों तक उसका प्रयोग करती रहेगी, उसको सुविधा दी गई थी। यानी जब 1950 में संविधान लागू होता है और 1950 में ये प्रावधान दे दिया गया, साथ में ये प्रावधान दिया कि आपको 15 वर्षों तक आप जिन प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते आए हैं तो आप कर सकते हैं। तो यानी सन 65 तक ये प्रावधान चल गया, परंतु राजनीतिक दबाव के चलते हुए ये अवधि समाप्त कर दी गई और आज तक चलती है। यानी संघ जिन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रही थी उसके लिए आज भी कर सकती है, उसको अनुमति है। ये जो विचार है या इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी अपन आगे चर्चा करेंगे, हालांकि अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी इसकी चर्चा करना जरूरी है कि हिंदी आज भी राजभाषा क्यों नहीं है। क्योंकि इसी कारण से अलग अलग राज्यों ने अपनी राजभाषा अलग अलग, पंजाब ने पंजाबी, महाराष्ट्र ने मराठी, है ना। तो जैसे जैसे राज्यों ने अपनी सुविधा देखी कि जब ये सुविधा है, जो राजकीय भाषा वहां चल रही है, जिसका प्रयोग किया जा रहा है, उसका 15 वर्षों तक और उसके आगे चलने वाले वर्षों तक भी जब प्रयोग किया जा सकता है तो हमारी राजभाषा हिंदी करने की आवश्यकता आ गया है। यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से हिंदी आज भी राजभाषा के दर्जे को प्राप्त नहीं कर पाई। दर्जा मतलब आज भी संपूर्ण राष्ट्र के अंदर हिंदी का राजकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं। अब आ जाते हैं, ये सब 343 में था और 343 के बाद 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और वो राजभाषा है, उस आयोग जो है वो उस भाषा से, राजभाषा से संबंधित कठिनाइयों की समीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। और इसी संबंध में सन 1955 में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया, बहुत बार पूछा गया है, और उसके अध्यक्ष थे बीजी खैर। बीजी खैर की अध्यक्षता में सन 1955 में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया
और सन 1976 में उसने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करी। वो रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से थी, देख लीजिए। उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में जितने भी राज्य थे उनको 3 कोटियों में बांट दिया गया, 3 वर्गों में, 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। प्रथम राज्य थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान और संघीय क्षेत्र दिल्ली। इनको क वर्ग में रखा गया। क वर्ग में वो राज्य थे जिसमें समस्त पत्र व्यवहार केंद्रीय सरकार हिंदी में करेगी, अंग्रेजी हिंदी भाषी राज्य थे। और हमने मैं आपको बताऊं, जो हमने खड़ी बोली का क्षेत्र पढ़ा था, तो ये सभी राज्य में राज्य हैं तो खड़ी बोली बोलने वाले क्षेत्र। जब संकुचित अर्थ हमने पढ़ा था तो उस समय हमने यहाँ राज्यों की बात की थी। दूसरी श्रेणी में वे राज्य हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश। ये ख श्रेणी के राज्य हैं। ख श्रेणी में वे प्रदेश आ रहे थे जहां पर केंद्रीय सरकार अपना पत्र व्यवहार अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में करेगी। यहाँ पर केंद्रीय सरकार अपना पत्र व्यवहार हिंदी में करेगी और यहाँ पर यानी इनमें केंद्रीय सरकार अपना पत्र व्यवहार हिंदी और हिंदी के साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी में प्रस्तुत करेगी और उसी में उनको जवाब देना पड़ेगा। शेष समस्त के अलावा जितने भी मिल गए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे दक्षिणी इलाके के राज्य, वो सभी इसमें शामिल हुए। और यहाँ पर केंद्रीय सरकारें अपना समस्त पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही करेगी और अंग्रेजी में ही उनको उसका प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। तो देख लीजिए, बहुत बड़ा भूभाग, यानी ये भी शामिल हो गया और ये भी शामिल हो गया जो कि अंग्रेजी में व्यवहार करता है और अंग्रेजी में ही उसका उत्तर देना होगा। इसके साथ ही प्रावधान रखा गया कि जिन पत्रों को हिंदी में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है उनका उत्तर हिंदी में ही देना होगा, जिनको अंग्रेजी में जारी किया है उनका उत्तर अंग्रेजी में ही देना होगा, और जिनका दोनों भाषाओं में दिया गया है उनका दोनों भाषाओं में देना होगा। और साथ ही केंद्रीय सरकार ये प्रावधान भी रखेगी कि हिंदी को बढ़ावा मिले। अब देखिए किस प्रकार से मिलेगा इनको बढ़ावा, देख लीजिए आप। ठीक है, अनुच्छेद 45 से 47 की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ क्षेत्रीय यानी प्रादेशिक भाषाओं के विकास की बात की गई। 348 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, संसद व विधान मंडलों के विधेयकों की भाषा की चर्चा है कि वह हिंदी में हो। अनुच्छेद 349 में विधियों के अधिनियम, 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये वाला अनुच्छेदों से संबंधित सवाल जितने भी आज तक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, सर्वाधिक बार इसे और इसे ही पूछा गया। तो 4 तो मुख्य आप याद कर लीजिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान अनुच्छेद में है 350 में, और जन साधारण की शिकायत के आवेदनों की भाषा का निर्णय भी अनुच्छेद 350 के आधार पर ही किया जाए। 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार का दायित्व केंद्रीय और राज्य सरकारों का होगा, उसके कर्तव्यों की चर्चा की गई। बस इतना ही। हमारा अगला बिंदु है राष्ट्रभाषा। सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताइए, और विद्यार्थी बहुत कंफ्यूजन में राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा और राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा लिख देते हैं। तो थोड़ा समझ लीजिए, जिसको संविधान का संरक्षण प्राप्त है, यानी जो संविधान द्वारा अंगीकृत कर ली गई है, अधिनियमित कर दी गई है, यानी संविधान द्वारा स्वीकृत राजकीय कामकाज की भाषा को है राजभाषा, और राष्ट्र के बहुसंख्यकों द्वारा प्रयुक्त जो भाषा है वो राजभाषा, यानी सामान्यतः ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा। बहुसंख्यक से मतलब जिसको बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो, और जब बोलने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो उनका क्षेत्र भी व्यापक होगा। जहां जहां वो रहेंगे वो सभी हमारा राष्ट्रभाषा का क्षेत्र कहलाएगा। तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लोगों द्वारा
बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा। दूसरा, इसकी विशेषता है इसका क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, यानी राष्ट्र में उसकी सीमाओं का विस्तार बहुत ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, इसका व्याकरण और लिपि इतनी सरल होनी चाहिए कि आम जन के समझ में आए, जटिलता नहीं होनी चाहिए, जैसी बोली जाए वैसी ही लिखी जाए। चौथा, जब बहुसंख्यक की भाषा होगी तो उत्कृष्ट साहित्य की भी रचना होगी। जिसमें उत्कृष्ट साहित्य रचा जाए जो आम जन के समझ में आए। जब उत्कृष्ट साहित्य की रचना होगी तो वही भाषा आपकी संस्कृति की वाहक भी होगी, वही संस्कृति की वाहक। व्याकरण सरल है, लिपि सरल है, शब्द भंडार व्यापक होना बहुत जरूरी है। यानी एक ही बात के लिए एक ही संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग न होकर अलग अलग होना चाहिए। इसका शब्द भंडार बहुत ज्यादा व्यापक होना चाहिए, यानी विपुल होना चाहिए, शब्दों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए ताकि अधिकांश लोग उसको अपने अपने तरीके से प्रयोग कर सकें। और संस्कृति की वाहक है इसलिए एकता की स्थापना करने में सहायक है, और क्षेत्र विस्तार है इसलिए उत्कृष्ट साहित्य की रचना करना भी इसमें संभव है। व्याकरण और लिपि सरल होने की वजह से ही बहुसंख्यकों की भाषा, यानी ये सभी तत्व आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। समझ लीजिए, राष्ट्रभाषा वह भाषा जो राष्ट्र के बहुसंख्यक वर्ग प्रयोग में लाई जाती है। तीसरी है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वह भाषा जो दो अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोगों के बीच में संपर्क का कार्य करे। यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो कन्नड़ जानता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी जानता है, तो कन्नड़ वाला हिंदी नहीं समझ सकता और हिंदी वाला यहाँ पर कन्नड़ नहीं समझता है अगर, तो उनकी संपर्क भाषा हम सामान्य अंग्रेजी को प्रयोग में लाते हैं। तो दोनों के समझ में संपर्क भाषा यानी दो ऐसे लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा जो अलग अलग भाषी हों, अलग अलग भाषा को बोलने वाले हों, और उनके संपर्क के लिए एक अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह संपर्क भाषा। चौथी है संचार भाषा, यानी हमारे संचार माध्यमों की भाषा, अखबार, टीवी, पत्र पत्रिकाओं, न्यूज चैनल आदि की जो भाषा है संचार भाषा है। और आपको बता दूं कि भारत के अंदर खड़ी बोली संचार भाषा के रूप में या संपर्क भाषा के, संपर्क में अंग्रेजी और संचार भाषा के रूप में हमारी खड़ी बोली प्रयुक्त होती है। तीसरी है, पांचवी है साहित्यिक भाषा, यानी जिसे हम रचनात्मक भाषा भी कहते हैं। पाठ्यक्रम में रचनात्मक भाषा लिखा मिलेगा और उसी का दूसरा नाम है यहाँ पर साहित्यिक भाषा, यानी जिसमें सर्वाधिक रचनाएं लिखी जा रही है, जो रचना की योग्यता को रखती हो ऐसी भाषा। तो हमने जितनी बोलियां पढ़ी उनमें से कोई भी हो सकती है, और जितनी भाषाएं हमारे भारत में चल रही है, भारत बहुभाषी क्षेत्र है, बहुभाषी देश है, तो जितनी भी भाषाएं जिनमें साहित्य रचा जा सकता है, ये योग्यता जिसमें है वह आपकी रचनात्मक भाषा है। बस इतना ही। धन्यवाद।